हाय एवरीवन। आज की तारीख दोस्तों 14 जुलाई है और जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा फिलहाल विज्ञापन संख्या 51 के लिए यानी कि जो विज्ञापन जारी हुआ था बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दोबारा से आवेदन शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर अगर आप वेबसाइट पर देखेंगे तो 20 तारीख तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि आवेदन जो कि 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में किए जाएंगे, इसमें आवेदन किस प्रकार से होंगे। तो अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक खबर और भी निकल के आ रही है कि अब यहाँ पर देखेंगे ये जो नोटिस आई थी 9 जुलाई 2026 को आई थी और इस नोटिस में ये स्पष्ट कहा गया है कि जो कोर्ट का आदेश आया है उस कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 107 पद हैं, तो इन 107 पदों पर 28 अप्रैल 2026 तक जो लोग एलिजिबल हैं, ध्यान दीजिएगा 28 अप्रैल 2026 तक जो लोग एलिजिबल हैं वे लोग 10 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले जो विज्ञापन आया था उसमें जो एलिजिबिलिटी की तारीख थी वो 31 अगस्त 2022 रखी गई थी। अब ये जो एलिजिबिलिटी की तारीख है इसे बढ़ाकर 28 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो लोग इस फॉर्म को भरेंगे। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि ये जो विज्ञापन जारी हुआ है ये केवल और केवल बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यानी कि ये फॉर्म केवल बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जारी किया गया है। और एक बात और, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है। तो देखो दोस्तों, जो एलिजिबिलिटी है ये बिल्कुल आपके सामने है। पेज नंबर 8 पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है कि कौन कौन से लोग हैं जो कि इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, हालांकि मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ लेकिन दोबारा से कर देता हूँ कि इस विज्ञापन में निहित सहायक आचार्य बीएड पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ हैं, तो देखो यहाँ पर जो अर्हता है कि विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान या मानविकी में, यानी कि इस किसी भी स्ट्रीम में अगर आप न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक यानी कि पीजी हैं और न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपने एमएड की उपाधि धारित की है, एमएड मतलब बीएड के बाद ही होगा एमएड, या विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में न्यूनतम 55% अंकों के साथ परास्नातक हो और न्यूनतम 55% अंकों के साथ शिक्षा शास्त्र विषय में परास्नातक उपाधि यानी कि एमए इन एजुकेशन अगर आप हैं और न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपने बीएड किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आप नेट परीक्षा उत्तीर्ण हो या फिर आपने नियमानुसार अपनी पीएचडी की हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने एमए इन एजुकेशन किया है तो भी किसी एक अन्य विषय से आपका पीजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए प्लस एमए इन एजुकेशन प्लस नेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप एमएड हैं इसका मतलब क्लियर है कि आपने बीएड किया ही हुआ है, तब भी आपको पीजी इन एनी स्ट्रीम एंड इन एनी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। प्लस अगर आप एमएड हैं प्लस आप नेट क्वालिफाई हैं देन आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि अभी भी वेबसाइट पर जो वो आवेदन करने जा रहे हैं तो उनको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा ताकि अगले वीडियो में मैं प्रयास करूं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान मैं आपको दे सकूं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जैसा कि आप लोगों के भी बहुत सारे सवाल यहाँ पर देखने को मिले थे कमेंट बॉक्स में, जिसमें टीजीटी की परीक्षा देने के दौरान या फिर टीईटी की परीक्षा देने के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी रहे जो कि अब सही तरीके से अपनी जो पहले पेज की एंट्री होती है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है प्लस आपका रोल नंबर होता है प्लस आपका नाम होता है और कौन सा विषय आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यानी कि जो बेसिक जानकारियां आपसे मांगी जाती हैं पहले पेज पर, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी है। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर 3 पेज होता है और तीनों जो पेज होते हैं जो भी आप पहले पेज पर लिखते हैं वो तीनों ही पेज पर जाके कार्बन हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले पेज पर आप सुधार कर भी दें
व्हाइटनर लगा के, तब भी बाकी के जो पेज हैं वो गड़बड़ ही हो जाते हैं। इसीलिए आयोग ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है कि अगर जो पहला पेज है उस पर आप कोई त्रुटि करते हैं तो उस पर व्हाइटनर, रबर या फिर उसे स्क्रैच बिल्कुल भी ना करें। लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों ने यहाँ पर स्क्रैच किया और अपनी एंट्री को सही करने का प्रयास किया है, यानी कि पहले ही पेज पर अपना OMR नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर या फिर जो कुछ भी है, कोई न कोई त्रुटि उनकी बेसिक जानकारी देने में हुई है, जिसकी वजह से 14,000 लोगों की कापियां जांची नहीं गई हैं यूपी TGT के अंतर्गत। सोचिए, 14,000 लोग अपनी बेसिक एंट्री को पूरा नहीं कर पाए हैं और अब वो लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी प्रकार से उनकी जो कॉपी है वो जच जाए। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ये भी है कि चयन आयोग के जो PRO हैं और उप सचिव डॉक्टर संजय सिंह, उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया था कि OMR में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर ब्लेड या रबर से मिटाना प्रतिबंधित है। यदि उत्तर पत्रक में गोलों को सही से काला नहीं किया जाता है या कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरी जाती है तो उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं ही उत्तरदायी होगा। अब किसी प्रकार के प्रत्यावेदन पर विचार करना संभव नहीं है, यानी कि ये जो 14,000 लोग हैं फिलहाल अब इनकी कापियां जांची नहीं जाएंगी, आयोग ने स्पष्ट मना कर दिया है। लेकिन दोस्तों इसी तरीके का कुछ मामला देखने को मिल रहा है यूपी TT के लिए भी। यूपी TT में भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है पहले पेज पर, उसको भरने में बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी है, गोलों को काला करने में भी गलती की है। तो अब यहाँ पर हालांकि आयोग ने कोई भी प्रत्यावेदन का प्रारूप जारी नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई प्रारूप जारी कर दिया है, मतलब यूं ही फर्जी, फेक, तो उसको लोग डाउनलोड करके उसको भर कर अब आयोग में जमा करने वाले हैं कि उन्होंने OMR भरते समय कुछ त्रुटि कर दी है, कुछ गलती कर दी है और अब उसमें करेक्शन किया जाए। लगभग 5,000 से ज़्यादा लोग अब तक आयोग में प्रत्यावेदन दे चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल ये उठता है कि आप इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा देने जा रहे हैं और मैं खुद आपको बार बार इस बात के लिए आगाह करता रहता हूँ अपने इस चैनल पर कि आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है या OMR पर कोई भी जानकारी अगर आप दे रहे हैं, कम से कम एक बार उसे आप पढ़िए, संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद ही आपका जो पेन है वो चलना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का पेन पहले चलता है, दिमाग बाद में चलता है और ऐसे ही लोग यहाँ पर जाकर अब बुरी तरह फंस गए हैं। फिलहाल तो यहाँ पर आयोग से इनको राहत की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। हालांकि कुछ लोग हाई कोर्ट भी गए हैं। अब जो भी होगा, अब तो ये समय की गर्त में ही है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो भी TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, PCS या जो भी भर्तियाँ होती हैं यूपी SSSC के थ्रू, सभी भर्तियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग की जा रही है। जैसा कि आपने देखा था बिहार में कुछ समय के लिए ओपन कंपटीशन किया गया था और सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी थे वो आवेदन कर पा रहे थे, लेकिन अंततः वहाँ पर डोमिसाइल फिर से लागू किया गया और अब अदर स्टेट के लिए केवल 15% सीटें ही रखी गई हैं। तो अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे हैं कि यूपी में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि यूपी में अदर स्टेट के बहुत सारे लोग चले जाते हैं और एक कड़ी कंपटीशन, एक कड़ी प्रतिस्पर्धा को खड़ा करते हैं और फिर समस्या हो जाती है। जो यूपी के निवासी होते हैं उनको जॉब नहीं मिल पाती है। फिलहाल इसका मैं भी समर्थन करता हूँ। आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप बताइएगा। होमगार्ड भर्ती 9 जिलों के DV PST की तारीखें बदली। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं DV का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इनकी तारीखों में 9 जिलों में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, नोएडा और बागपत में परिवर्तन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, तो 4 अगस्त से 6 अगस्त तक जो भी परीक्षाएं होनी है उन तारीखों में परिवर्तन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं यूपी TT के लिए जो अनंतिम उत्तर कुंजी जारी हुई थी उस पर बहुत सारे आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं और इन आपत्तियों में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि लगभग 15 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो गलत दिए गए हैं। हालांकि प्रशांत कुमार जो कि अध्यक्ष हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के, उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद आयोग परीक्षार्थियों के हित में निर्णय लेगा। यदि 150 प्रश्नों में से 130 ही सही पाए गए तो 130 को ही 150 मानकर अंक दिए जाएंगे। गलत सवालों के सभी अभ्यर्थियों को पूरे नंबर देने पर भी विचार किया जा सकता है। तो 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और फिलहाल माना जाए तो लगभग 15 प्रश्नों के उत्तर। ये भी कहा जा रहा है कि 2 जुलाई को जो परीक्षा हुई थी उसमें बाल मनोविज्ञान में 4, हिंदी में 3, संस्कृत में 2 और सामाजिक अध्ययन में 4 सवाल विवादित रहे। उसी दिन दूसरी पाली में यानी कि 2 जुलाई को दूसरी पाली में 13 प्रश्न भी विवादित रहे हैं।
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के अनुसार आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजी में टीईटी में संस्कृत, गणित, हिंदी और समाजी विषय के करीब 15 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या आयोग एक बिल्कुल त्रुटि रहित प्रश्न पत्र भी तैयार नहीं करवा सकता है? बिल्कुल इस पर बहुत ही फोकस करना चाहिए। और ऐसी जो गलतियां लगातार हो रही हैं, अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की नौबत ही क्यों आती है, ये आयोग की क्षमता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। और एक साल से नहीं, विगत कई वर्षों से लग रहा है और आयोग अब तक नहीं जीता है। यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो और अब शिक्षा सेवा चयन आयोग भी उसी डर्रे पर चल रहा है। यानी कि जो उत्तर कुंजी आती है, फिर आपत्ति ली जाती है और फिर उसके बाद तब उस पर कार्रवाई होती है। क्या है ये? सही उत्तर कुंजी जारी क्यों नहीं कर सकते हैं आप लोग? एनीवे, मदरसा शिक्षकों की याचिकाएं खारिज। तो सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मदरसों के लगभग 360 शिक्षकों और अन्य स्टाफ की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इन कर्मचारियों ने राज्य सरकार की अनुदान सहायता योजना के तहत नियमित न किए जाने और वेतन संबंधी लाभ न मिलने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने 350 से अधिक कर्मियों में से 13 याचिकाकर्ताओं के मामलों पर गौर करने के बाद ये फैसला सुनाया है। और परिषदीय स्कूलों में 30,000 शिक्षक सरप्लस। तो दोस्तों ये एक तो बात यहाँ पर हो रही कि शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, ऊपर से रिपोर्ट ये आती है कि 30,000 शिक्षक जो हैं फिलहाल वो यूपी में सरप्लस हैं। तो ऐसी कंडीशन में भर्ती होगी कि नहीं होगी, कब होगी, थोड़ा सा दुविधा यहाँ पर तो ये जो सिनेरियो है वो खड़ा करता है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के निर्देश पर अफसरों ने जो सूची तैयार की है, ये सोशल मीडिया पर वायरल भी है। सभी 75 जिलों में प्राथमिक स्तर पर तकरीबन 19,000 और उच्च प्राथमिक में 11,000 शिक्षक सरप्लस हैं। इसी सूची के आधार पर जिले के अंदर शिक्षकों का समायोजन होना है। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सरप्लस सूची पर शिक्षक अधिवक्ता के माध्यम से 17 जुलाई तक हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें क्यों निकल के आ रही हैं और एक सही अनुपात सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये भी कई सारे सवाल हैं। और टीजीटी पीजीटी के रिक्त पद अपलोड नहीं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि टीजीटी पीजीटी में इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में आपके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ था। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि विज्ञापन 15 अगस्त के आसपास जारी होगा। सो थोड़ा सा वेट करिए, विज्ञापन तो जारी होगा ही होगा। और एक अंतिम खबर है कि महंगाई 18 महीनों के शीर्ष पर। तो फिलहाल दोस्तों कुछ तो महंगाई है, ऊपर से कुछ आपकी गाड़ी अब माइलेज कम दे रही है। तो अनायास ही जहाँ पर आप 1 लीटर पेट्रोल में अप डाउन कर लेते थे, वहाँ पर 1.5 लीटर 2 लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से भी मामला जो है वो महंगाई पे ही चला जाता है। जो कुछ भी है, सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और जो माइलेज यानी कि 100 रुपये लीटर, 110 रुपये लीटर जो पेट्रोल हम खरीदते हैं, अगर उसमें 3 से 4, 5 लीटर, अगर 5 किलोमीटर का माइलेज अगर कम मिल रहा है तो ये कंपनसेशन तो मिलना चाहिए। यहाँ पर तो 1 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी भी नहीं हुई। खैर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।